everyone, welcome back to our YouTube channel. And today I will be discussing pre-December mock section A. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं तीनों क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस करूंगी एज व्हाट शुड बी द आंसर, व्हाई अदर ऑप्शंस शुड नॉट बी द आंसर, क्या आपका माइंड होना चाहिए था इस टाइम, क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए था, एंड हम एक एक क्वेश्चंस अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ बिफोर you move on with this particular video, I would highly suggest you guys to first of all please solve the mock by yourself and then जाके आप प्लीज ये पर्टिकुलर वीडियो देखो. ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी मिक्स में होने वाली है, so don't forget to follow our channel. Please don't forget to subscribe to our channel. It's a huge request and we will be starting with question number 1 in detail. So I will be turning my camera off in order to ensure कि मेरे सारे questions दिख रहे हैं, सारा content दिख रहा है and हम एक एक क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना. ओके, नाउ कमिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ क्लियर व्यू एंड कंपनी एंड यू आर कंसिडरिंग नंबर ऑफ एथिकल इश्यूज दैट हैव अराइजन. सो गाइस, पहली ट्रिक ये होती है सेक्शन ए को सॉल्व करने के लिए कि आप जो भी केस में पढ़ रहे हो आप उसे हाईलाइट कर रहे हो, आप उसे समझ रहे हो कि नेक्स्ट टाइम जब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जब मुझे एमसीक्यू सॉल्व करना होगा, क्या मुझे केस से क्या डिटेल्स उठानी है. तो कुछ एमसीक्यूज आपके नॉलेज बेस्ड होंगे एंड कुछ आपके एप्लीकेशन बेस्ड होंगे. नॉलेज बेस्ड वो एमसीक्यूज होते हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर केस की जरूरत नहीं पड़ती है, एप्लीकेशन में जहां पे आपको केस की जरूरत पड़ेगी. सो व्हाइल यू आर रीडिंग अ केस यू हैव टू मेक द हैबिट कि आप हाईलाइट करते जाओ एंड आप ना एक थॉट प्रोसेस रखो रेडी कि ओके ये पर्टिकुलर सिचुएशन इससे डील कर रही होगी. ओके, नाउ तो आपके कुछ फर्म्स है, आपके कुछ ऑडिट क्लाइंट्स है जो आपके एथिकल डिलेमास फेस कर रहे हैं. तो पहला क्लाइंट है आपका के. क्लियरव्यू हैज प्रोवाइडेड बोथ ऑडिट एंड नॉन ऑडिट सर्विसेज टू के, अ नॉन पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी. सो हमें याद रखना है कि ये क्या है, एक ये अनलिस्टेड कंपनी है. क्या है, दिस इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी एंड दे हैव contributed 35% of the total revenue for past 5 years. एंड इन्होंने क्या किया है, जो इनकी फीस आ रही है वो हमारे ऑडिट फर्म का 35% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवर 4 years. Over 4 years. Okay, and one important thing that you need to remember is it is not a listed company. It is not a listed company. Okay, next coming on to S client, the audit engagement partner who is responsible for the audit of S, a listed company. It is a listed company, has been in place for 8 years. तो सेम एंगेजमेंट पार्टनर 8 सालों से है उस पर्टिकुलर क्लाइंट पे. ये पहला पॉइंट था. दूसरा पॉइंट, उसका सन एंड हर सन हैज जस्ट ऑफर्ड अ रोल इन एस एज अ सेल्स मैनेजर एंड उसके बेटे को एक जॉब ऑफर हुआ है जो उसके क्लाइंट में उसे सेल्स मैनेजर बना रहा है. ठीक है, दिस रोल वुड entitle him to shares in S as a part of remuneration package and उसे शेयर्स मिलेंगे कंपनी के जो उसके रेम्यूनरेशन का पार्ट है, जो उसके रेम्यूनरेशन का पार्ट है. तो सबसे पहली बात क्या हो गई, लिस्टेड कंपनी में 8 साल सेम एंगेजमेंट पार्टनर प्लस उसके बेटे को एक जॉब ऑफर हुई है, दैट टू नॉट एनी, आई वुड से एनी एम्प्लॉय, बल्कि सेल्स मैनेजर राइट. एंड उसे रेम्यूनरेशन पैकेज में शेयर्स मिले. ओके, सो ये है हमारा सेकेंड इशू. एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कंसिडरिंग establishing an internal audit function, or the board has suggested that they may wish to outsource this to Clearview, that is our audit firm. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं और वो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ये पर्टिकुलर फंक्शन हमें आउटसोर्स करना चाह रहे हैं. सो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सेल्फ रिव्यू. क्या आना चाहिए, सेल्फ रिव्यू, बिकॉज इट इज अ लिस्टेड कंपनी ऑल्सो, वो भी याद रखना. ओके, the finance director has suggested to the board that if Clearview company is appointed as an internal as well as external auditor, fees would be renegotiated with at least 20% of all
internal and external audit fees being based on profit after the tax of the company, as this will align the interest of the Clearview and company. So basically पूरा घुमा फिरा के ये एक बात बोल रहे हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कि जो आपको फीस मिलने वाली है, जो आपको फीस मिलने वाली है वो कंटिंजेंट फीस होने वाली है, जो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे बेस्ड होगी, वो आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे बेस्ड होगी, राइट? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. A is a listed company. Once again, it is a listed company. The board of A has asked if Clearview and Company can take some additional work. Okay, they are requesting us to do some additional work. They are requesting us to do the additional work and have asked if the following additional non-audit service can be provided. So basically, non-audit सर्विस के लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आई है. अगर हम ये बात करें, अगर हम ये पर्टिकुलर एंगेजमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहले है रूटीन मेंटेनेंस ऑफ पेरोल रिकॉर्ड. दिस विल लीड टू self review. This would lead to self review thread. Assistant with the selection of new financial controller including the checking of reference. So basically आप financial controller के selection के लिए assist कर रहे हो and you will be checking the references. This can lead to multiple threads. This can lead to multiple threads. Your self-interest be the one. Your self-interest be the one. Familiarity, intimidation, different. Tax services whereby Clearview would lies with the tax authority on its behalf. तो हम उनके behalf पे that is advocacy, right? So ये आपका क्या था सिनेरियो. तो हमारे को 3 क्लाइंट गिवन है K, S and A. K में हमने देखा कि मैम कैसे हमारा रेवेन्यू इज लिटरली 35% जो हमारा रेवेन्यू है वो हमारे क्लाइंट केस से आ रहा है और उसे 4 साल हो गए, बट ये नॉन लिस्टेड कंपनी है. सेकेंड, ए 8 सालों से सेम एंगेजमेंट पार्टनर है एंड उसका बेटा अब सेल्स मैनेजर बनने जा रहा है और उसके रेम्यूनरेशन में उसे शेयर्स मिलने वाले हैं. फिर हमें इंटरनल ऑडिट फंक्शन मिलने वाला है जिसकी फीस कंटिंजेंट फीस है और वो हमें आउटसोर्स करेंगे तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट है. फिर तीसरे क्लाइंट ने हमें बोला कि आप नॉन ऑडिट वर्क क्या हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट थ्रेड्स पिक्चर में आते हैं. आर वी क्लियर विद इट? ये है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केस. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन वन बाय वन. ठीक है, एक बार देखते हैं कि कैसा है. ओके, ए, which of the following actions should Clearview and company take if the total fees from K represent more than 30% of the total fees for 5 consecutive years? तो हमें क्या करना चाहिए अगर हमारा फीस 30% से ऊपर जा रहा है फॉर द 5 continuous years? तो गाइज एक एक करके आंसर पढ़ते हैं. Continue the audit engagement after communicating this fee dependency to TCWG. आप इंगेजमेंट कंटिन्यू करते रहो. डू यू थिंक यू विल कंटिन्यू विदाउट इम्प्लीमेंटिंग एनी सेफगार्ड्स? यू कैन कंटिन्यू. फिर तो यही बात हो गई, मैम आप चोरी कर रहे हो, चोरी करते रहो. नॉट एग्जैक्टली चोरी, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि मैम आप कुछ ना कुछ तो करोगे उस बारे में. ये नहीं कि सिर्फ TCWG को बता दिया और हो गया. नो, दिस इज इनकरेक्ट. Arrange for an independent professional accountant who is not a member to the firm to review the 5th year audit work before issuing the audit opinion. तो guys, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ाई करी है और ये चीज याद है, इस पर्टिकुलर केस में सिंस इट्स अ नॉन लिस्टेड कंपनी, इंडिपेंडेंट रिव्यू करा जाता है कंडक्ट विच इज नॉट फ्रॉम द फर्म. कब? बिफोर द 5th year and after the 5th year opinion is issued. तो ये सेफगार्ड बिल्कुल सही है. अच्छा, अब देखते हैं दूसरे क्यों गलत है.
cease to be the auditor after fifth year as there are no safeguards that can mitigate the self interest threat created due to fee dependency. एक मिनट, ये जो हमने बात किया ये सेफगार्ड है तो सही, ये सेफगार्ड है तो सही। अब अगर आपको एज अ स्टूडेंट ये नहीं पता होगा आप सी चूज करके आओगे, बट अगर आपको ये बात पता होगी जो आपके स्टडी टेक्स्ट में भी गिवन है, अगर आपको ये बात पता होगी तो आप बोलोगे नहीं मैम ये गलत स्टेटमेंट है, सेफगार्ड है, सेफगार्ड है। रिक्वेस्ट एडिशनल फीस फ्रॉम के टू रिड्यूस डिपेंडेंसी, एक्सक्यूज मी, दिस इज कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टिंग, दिस इज कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्टिंग। आप फीस और मांग के अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हो, आप रिड्यूस कैसे कर रहे हो डिपेंडेंसी, राइट? सो ये तो बहुत ही गलत था, ये तो बहुत ही गलत था। द मेन कंफ्यूजन दैट विल लाई वुड बी सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। फिर आपको आपकी नॉलेज पे चीजें आ जाती है कि मैम क्या सेफगार्ड है या सेफगार्ड नहीं है। तो हाँ जी सेफगार्ड है, और सेफगार्ड यही है जो बी ऑप्शन में बात करी गई है, जो बी ऑप्शन में बात करी गई है। क्या सबको समझ में आया? क्या सबको समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स कम टू द बी, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन। इन रिलेशन टू द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर होल्डिंग फॉर द रोल फॉर 8 years, ये वाले थ्रेड की बात हो रही है अब, ठीक है। And her sons offered an employment with S. Which of the following safeguard should be implemented? कौन सा सेफगार्ड सही है? कौन सा सेफगार्ड सही है? तो गाइस यहाँ पे ना मैं एक चीज बताती हूँ, जब भी कोई एथिकल थ्रेट होता है ना, हम उसे पहले टोटली एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास शेयर्स है कंपनी के, राइट? तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि मैम क्या वो शेयर्स डिस्पोज ऑफ हो सकते हैं, राइट? तो वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट दैट सिचुएशन, ओके। अगर ऐसा नहीं हो पाता फिर हम सेफगार्ड इंप्लीमेंट करके उसे एक्सेप्टेबल लो लेवल तक लाते हैं, एक्सेप्टेबल लो लेवल तक लाते हैं। बट अगर वो थ्रेट इतना ज्यादा है, इतना सिग्निफिकेंट है कि सेफगार्ड करके भी रिड्यूस नहीं हो सकता, फिर हम डिक्लाइन करते हैं चीजें, फिर हम डिक्लाइन करते हैं चीजें, जैसे कंटिंजेंट फीस, जैसे कंटिंजेंट फीस, कि मैम इसका कोई सेफगार्ड है ही नहीं, इसका कोई सेफगार्ड है ही नहीं, नो सेफगार्ड कैन रिड्यूस दिस थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लो लेवल। तो आपको ऐसे चीजें पता होनी चाहिए, फाइन। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा? The audit engagement partner should be removed from the audit team. EQR should be appointed. A third party such as professional body should be consulted on key audit engagements. Clearview should resign from the audit. So resignation is the last resort. Resignation is the last resort. जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता तब जाके हम रिजाइन करते हैं। पहले हम देखते हैं क्या कोई सेफगार्ड है या नहीं, क्या कोई सेफगार्ड है या नहीं। EQR अपॉइंट करना और थर्ड पार्टी इज अ सेफगार्ड, इज अ सेफगार्ड, ठीक है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप वो पूरी की पूरी सिचुएशन एलिमिनेट कर सकते हो, तो देन यू विल गो विद एन ऑप्शन ए, यू विल गो विद एन ऑप्शन ए। एंड गाइस they have already completed their period, now she should also go for a cooling period, right? उसका 7+1 हो चुका है, उसका 7+1 हो चुका है, she has served for 8 years, she should be immediately removed from the audit team, okay? Now if S internal audit assignment is accepted by Clearview, which of the following statement is true regarding the proposed basis of fees? तो जे वाले उसकी बात हो रही है, कौन सा बात, कौन सी बात सही है regarding the fee, regarding the fee? Which of the following statements is true? Which of the following statement is true? As long as the total fee received from S is less than 15%, no safeguard is needed. Excuse me, यहाँ पे contingent fees की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? contingent fees की बात। और contingent fees के लिए कोई भी safeguard नहीं होता, कोई भी safeguard नहीं होता। There is no safeguard that can reduce the threat to an acceptable low level when it comes to contingent fees, when it comes to contingent fees। तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा आप क्लियर होने चाहिए कि मैम कंटिंजेंट फीस है, सेफगार्ड होता ही नहीं है, सेफगार्ड होता ही नहीं है। तो योर आंसर शुड बी दिस,
that no safeguard can be applied in the case of contingent fees. Okay, now let's come to D option. एक्चुअली ये मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपको बताना है कि जो ये सर्विसेज है, सर्विसेज 1, 2 एंड 3, वो कौन कौन से थ्रेट को अराइज करेगी। सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ द पेरोल रिकॉर्ड्स। बताओ, मेंटेनेंस ऑफ द पेरोल रिकॉर्ड्स, हम ही पेरोल मेंटेन करेंगे और हम ही उसे ऑडिट करेंगे। अपनी गलतियां खुद निकालोगे या नहीं निकालोगे? सेल्फ रिव्यू, सेल्फ रिव्यू। तो मैम फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ रिव्यू, तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए, राइट। असिस्टेंस विद सिलेक्शन ऑफ न्यू फाइनेंशियल कंट्रोलर। मैम हम फाइनेंशियल कंट्रोलर सेलेक्ट कर रहे हैं, उसकी रेफरेंसेस चेक कर रहे हैं। डोंट यू थिंक ये सेल्फ इंटरेस्ट होगा? डोंट यू थिंक ये सेल्फ इंटरेस्ट होगा? चलो मैम, इसमें से ना थोड़ी कंफ्यूजन थी। अब आप ये बताओ मैम, किसी के बिहाफ पे किसी का नेता बनना, किसी का वकील बनना, एडवोकेसी, दिस इज वेरी वेरी एविडेंट कि ये थर्ड ऑप्शन एडवोकेसी है। क्या है? एडवोकेसी है। तो मैम सेकंड वाला तो पता है मुझे, लेकिन थर्ड एडवोकेसी है, ये मैं कंफर्म हूं, ये मैं कंफर्म हूं। तो द आंसर इज सी, द आंसर इज सी। गाइस, जहां पे आपको कंफ्यूजन है, लुक फॉर अनदर हिंट्स, लुक फॉर द थर्ड ऑप्शन, लुक कि क्या आप वहां पे चीजें कंफर्म हो, क्या आप वहां पे कॉन्फिडेंट हो। तो एलिमिनेट हो गया ना बी, बचा आपके पास सिर्फ सी, बचा आपके पास सिर्फ सी। ठीक है। One of the Clearview's listed company, listed client has an audit committee. तो अब क्वेश्चन ऑडिट कमिटी पे है, चैप्टर 3 कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसलिए बोलती हूँ कि सेक्शन ए के लिए हमेशा प्रिपेयर रह करो, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। तो अब ऑडिट कमिटी के ऊपर बातें आती है। ऑडिट कमिटी टर्म्स of reference should include reviewing and monitoring the external audits, independence and objectivity. ये तो बिल्कुल सही बात है। When it comes to the relation with the audit committee and an external auditor, तो वहां पे हम उसका काम रिव्यू देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट है, क्या बायस तो नहीं है। तो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। द ऑडिट कमिटीज terms of reference should include appointing and removing external auditor. Excuse me, ये तो मैंने कभी नहीं बताया तुम्हें। मैंने ये बताया है कि हम उसे रिकमेंड कर सकते हैं बोर्ड को, बट फाइनल डिसीजन हमारा नहीं है। फाइनल डिसीजन बोर्ड का ही होता है, ऑडिट कमिटी का नहीं होता। ठीक है। तो क्या तुम्हें ये रिकमेंड वर्ड दिख रहा है? क्या तुम्हें ये रिकमेंड वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा मैम, राइट। सो दैट इज द false statement. That is a false statement. Audit committee's term of reference should include evaluating and monitoring the effectiveness of internal audit function. इसमें कुछ गलत बात नहीं है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। ओके। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप इवैल्यूएट कर रहे हो एंड मॉनिटर कर रहे हो इंटरनल ऑडिट का function. So that is true. That is true. There is nothing wrong in this particular statement. Okay. Are we clear with it? Are we clear with it? Can we move on to the second question? Okay. Coming on to the second question, it is 1st July. You are the audit supervisor of A. You are the audit supervisor of A. And you are involved in the audit of Fuel Tech for the year ended this. तो year end क्या है हमारा? 31st May. क्या है? 31st May. It sells petrol, aviation fuels, and similar base product. One of its key customer is the government of the country. Okay, it is based in. The audit work for the year is complete apart from the matters referred to the below. So हम completion stage पे, सारा काम हमारा खत्म हो चुका है except this, except this. ठीक है। As a part of the service contract with the government, it is required to hold emergency inventory for 6,000 barrels of एविएशन फ्यूल। तो हमारी इमरजेंसी इन्वेंट्री हमेशा 6,000 फ्यूल तो रहेगी रहेगी। क्यों? क्योंकि ये सप्लाई कभी भी यूज हो सकता है इन अ नेचुरल डिजास्टर और टेररिस्ट एक्टिविटी। तो दिस वाज समथिंग दैट वाज जनरल, दिस वाज समथिंग दैट वाज जनरल। मेजर इशू इस पैरा में है, दिस फ्यूल हैज इन द पास्ट बीन वैल्यूड एट कॉस्ट। तो हम इसे अभी तक कॉस्ट पे वैल्यू करते हुए आ रहे थे।
द करंट वैल्यू, अब इसकी एनआरवी क्या हो गई, 120. Although the audit work is complete, the finance director has now decided to show the real value of the closing inventory. क्या वो सही है, क्या वो सही है? No, because inventory is valued at lower of cost और NRV. तो अभी भी वो कॉस्ट पे ही वैल्यू होनी चाहिए, अभी भी वो कॉस्ट पे वैल्यू होनी चाहिए. रियल वैल्यू एनआरवी डज नॉट मेक दिस सेंस. व्हाई? बिकॉज ऑफ IS2, बिकॉज ऑफ IS2. Okay, now trade receivables balance have risen significantly, is now a material balance, is now a material balance. Okay, fine. तो ये आपके कुछ कस्टमर्स है, ये आपके कुछ कस्टमर्स है. कुराई कंपनी, बैलेंस एज पर इंडिविजुअल लिस्ट वाज दिस, लेकिन लेटर आया ये. तो बैलेंस सेम है, देयर वाज नो डिफरेंस, एवरीथिंग इज ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट. एनर्जो डिफरेंस आया 10,000 का. क्यों? क्योंकि मैम आपने इनवॉइस पे रेज किया है 28 मई को एंड 31 मई को आपका ईयर एंड है. ओके, नाउ नेक्स्ट फ्यूल कंपनी हमारे अकॉर्डिंग 60,000 है, पर उनके अकॉर्डिंग 45 है. 15K का डिफरेंस. क्यों? क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दी है 15,000 की 30 मई को एंड अभी टाइम लगेगा पैसे आने में, दैट इज कैश इन ट्रांजिट. ओके, मीजू कंपनी 50,000, 55,000. Balance of 20,000 is currently being disputed by Mizu company. Okay. इन्फिनिटी का कोई रिप्लाई नहीं आया है, इन्फिनिटी का कोई रिप्लाई नहीं आया है. अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं. ओके, नाउ इन इफ इन्वेंट्री इज एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस डायरेक्टर प्रपोजल, मतलब एनआरवी रियल वैल्यू, मतलब $120 पे. सो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑब्वियसली आपकी इन्वेंटरी ओवरस्टेटेड होगा एंड आपका प्रॉफिट भी ओवरस्टेटेड होगा. ओके, आपका इन्वेंटरी भी ओवरस्टेटेड होगा एंड आपका प्रॉफिट भी ओवरस्टेटेड होगा. अब मुझसे ना बच्चे पूछते हैं, मैम प्रॉफिट कैसे ओवरस्टेटेड होगा, प्रॉफिट कैसे ओवरस्टेटेड होगा? गाइस, डू यू रिमेंबर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग. अब अगर आप क्लोजिंग ज्यादा माइनस कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कम आएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कम आएगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, प्रॉफिट ज्यादा आएगा. सो द ऑप्शन इज सी, द ऑप्शन इज सी. नाउ मैम हमें नहीं समझ में आ रहा पेपर में कैसे करना है. एसेट्स ओवरस्टेटेड है, इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड है, ये तो हमें पता है. तो ए और डी तो ऑब्वियसली नहीं है, बची कंफ्यूजन यहाँ पे. अब आपको देखना पड़ेगा क्या आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला लॉजिक याद आ रहा है, राइट? अब तुम खुद सोचो कि मैम अगर आपने इतना ज्यादा इन्वेंटरी एक जगह ऊपर किया हुआ है, कहीं ना कहीं तो उसका इम्पैक्ट आपने डाला होगा, कहीं ना कहीं तो आपने उसका इम्पैक्ट डाला होगा. इन्वेंटरी डेबिट मतलब उसे बढ़ाया है टू समथिंग, टू समथिंग. अभी क्रेडिट, क्रेडिट आपने प्रॉफिट बढ़ा दिया, आपने प्रॉफिट बढ़ा दिया. ये उन बच्चों के लिए लॉजिक है जिन्हें ये कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला लॉजिक नहीं पता. ठीक है, तो बेसिकली यू हैव टू बी हियर वेरी लॉजिकल एंड इट वाज वेरी 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 इजी. ओके, नाउ a member of audit team has outlined audit procedures to be conducted on the receivables. तो हमने प्रोसीजर्स कंडक्ट करे एंड हमें प्रोसीजर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोसीजर सब्सटैंटिव प्रोसीजर है और कौन सा टीओसी है, कौन सा टीओसी है और कौन सा सब्सटैंटिव प्रोसीजर है. एक चीज बहुत ही क्लियर रखती हूँ, सब्सटैंटिव प्रोसीजर क्या होता है? जहां पे आप असर्शंस वेरीफाई करोगे, जहां पे आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अमाउंट डिस्क्लोजर्स वेरीफाई करोगे. बट व्हेन इट कम्स टू टीओसी, व्हेन इट कम्स टू टीओसी आप सिस्टम देख रहे हो, आप देख रहे हो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर किया गया है. ठीक है, आप उस टाइम नंबर्स, आप उस टाइम डिस्क्लोजर्स पे ध्यान नहीं देते, आप उस टाइम डिस्क्लोजर्स पे ध्यान नहीं देते. ठीक है, तो बेसिकली देखते हैं, रिव्यू द एजेड trade receivable report to identify slow moving, discuss with the status and assess whether they are likely to be paid. तो बेसिकली हम यहाँ पे वैल्यूएशन की असर्शन चेक कर रहे हैं, रिकवरेबिलिटी चेक कर रहे हैं,
क्या ये ट्रेड रिसीवेबल्स रिकवर होंगे या नहीं। सो दिस इज सब्सटैंटिव प्रोसीजर, दिस इज सब्सटैंटिव प्रोसीजर बिकॉज मैं रिसीवेबल का अमाउंट देख रही हूँ। फाइन। तो मैम जहां जहां टीओसी में 1 लिखा है वो तो एलिमिनेट हो गया, वो तो एलिमिनेट हो गया, राइट। अब हमारी कंफ्यूजन ए और सी में है, अब हमारी कंफ्यूजन किस में है, ए और सी में। ठीक है। Review the sample of customers standing to ensure discounts are approved and updated. Excuse me. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अप्रूवल, अपडेशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या उनका सिस्टम, क्या उनका ऑथराइजेशन, ये सब चीजें ठीक है या नहीं। क्या यहाँ पे मैंने किसी अमाउंट की बात करी, क्या यहाँ पे मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करी। नो, आई एम चेकिंग द सिस्टम, आई एम चेकिंग द अप्रूवल। तो ये क्या है, ये टीओसी है। क्या है, टीओसी। मैम दोनों में है। चलो अब पढ़ते 3, अब पढ़ते 3। recalculate the allowance for doubtful debts to confirm accuracy। accuracy क्या है, valuation क्या है, assertion क्या है, assertion। so this has to be a substantive procedure। the answer is A, the answer is A। okay, coming on to the third question, coming on to the third question, which of the following statements in relation to the results of trade receivable circularization is true। कौन सी स्टेटमेंट ट्रेड रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन को लेके सही है, सही है। फाइन। नो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर नीड टू बी कैरीड आउटस्टैंड इन रिलेशन टू द आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद के एंड मिजू। तो के एंड मिजू का देख लेते हैं। ओके, अगर तुम कह रहे हो के लिए कोई प्रोसीजर परफॉर्म ना करूं, आई स्टिल एक्सेप्टेड। बट मैम मिजू, मिजू के लिए तो डिस्प्यूट आया है और प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे। बैलेंस हैज बीन डिस्प्यूटेड, तो ये तो आप नहीं कर सकते। यू विल हैव टू परफॉर्म द प्रोसीजर, यू विल हैव टू परफॉर्म द प्रोसीजर बिकॉज देयर इज अ dispute, there is a dispute। the difference in relation to Energy company represent the timing difference and should be agreed to the pre-year end invoice। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है, ये जो आपका 10,000 का डिफरेंस है, ये जो आपका 10,000 का डिफरेंस है, ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से है। हाँ मैं अग्री करती हूँ। एंड हम ये कहाँ से देख सकते हैं, हम देख सकते हैं प्री ईयर एंड इनवॉइस से, ऑब्वियसली बिकॉज इनवॉइस कब रेज हुआ था, 28th मई को, विच इज बिफोर द ईयर एंड। तो दिस डिफरेंस कैन बी इन्वेस्टिगेटेड हियर, दैट इज समथिंग करेक्ट। ओके, लेट्स डू अदर रिस्पॉन्सेस एज वेल कि दूसरे ऑप्शन गलत क्यों है। द डिफरेंस ऑफ in relation to next fuel company represented timing difference, okay, and should be agreed to pre year end bank statement। guys एक बात बताओ, पेमेंट हुई है 30th को, अगर 2 दिन भी लेती हूं, पेमेंट कब आएगी, 1 जून को। तो जो ये बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगा, ये प्री ईयर बैंक स्टेटमेंट में होगा या पोस्ट ईयर में, प्री ईयर में होगा या पोस्ट ईयर में। ऑब्वियसली दिस वुड बी इन द पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट, दिस वुड बी इन अ पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज पेमेंट इन ट्रांजिट, पेमेंट इन ट्रांजिट। तो इसलिए ये आंसर गलत है। ड्यू टू द नॉन रिप्लाई द बैलेंस विद इंफिनिटी को cannot be verified। एक्सक्यूज मी, अगर एक प्रोसीजर से वेरीफाई नहीं हुई है चीजें, तो आप आगे के प्रोसीजर करोगे, आप और मेहनत करोगे। आप पीछे हटके ये नहीं बोल सकते कि मैम हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे, हम वेरीफाई नहीं कर रहे, हम दूसरा कस्टमर चूज कर लेते हैं। नो, यू विल बी परफॉर्मिंग अदर प्रोसीजर्स, यू विल बी परफॉर्मिंग other procedure। So the answer is B. The answer is B. Okay. Coming on to the question number 4. Now, which of the following strategies should give an auditor the strongest assurance as to existence? कौन सा पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी आपको स्ट्रॉन्गेस्ट अश्योरेंस देगा ओवर एग्जिस्टेंस, ओवर एग्जिस्टेंस। ये सिर्फ नॉलेज नहीं, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी वो कॉमन सेंस काम आएगी। गाइस एक बात बताओ, नेगेटिव और पॉजिटिव से कौन सा सर्कुलराइजेशन बेटर है।
ऑब्वियसली पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव, तो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। ठीक है। रिसीवेबल बैलेंस मैं कंफर्म कर रही हूँ, ऑथराइजेशन चेक कर रही हूँ, डिलीवरी नोट्स की, वैलिड ऑर्डर्स की। डू यू थिंक इट विल चेक द एग्जिस्टेंस? डू यू थिंक इट विल चेक द एग्जिस्टेंस? नो, इट इज नॉट फॉर द एग्जिस्टेंस चेक, इट इज नॉट फॉर द एग्जिस्टेंस चेक। ओके, ये है आपका वैल्यूएशन, ये है आपका वैल्यूएशन। ठीक है। देन ओके, कंफर्मिंग द क्रेडिट वर्दिनेस चेक फॉर ऑल न्यू कस्टमर। एक्सक्यूज मी, ये तो टीओसी है, ये तो टीओसी है। ठीक है। दिस हैज नथिंग टू डू विद द balances, this has nothing to do with the substantive procedure, this is a TOC, this is a TOC. So the correct answer is A, the correct answer is A. Okay, अब आते हैं हिराकी has sourced external finance for the first time during the year। ये क्वेश्चन उन बच्चों ने गलत करा होगा जिन्होंने जिन्होंने ये पार्ट नहीं पढ़ा, जिन्होंने ये वाला पार्ट नहीं पढ़ा। ठीक है। क्यों? चलो देखते हैं। Which of the following procedures should be performed to confirm the loan liability? तो basically substantive procedure, because we are confirming the loan liability। TOC नहीं देखना। Okay, review board minutes for the evidence for approval। अप्रूवल के लिए बोर्ड मिनट्स देखना सब्सटैंटिव प्रोसीजर है या टीओसी? टीओसी। तो मैम ये और ये तो नहीं आंसर। किसमें कंफ्यूजन लाई करी, इसमें या इसमें? अब फोर्थ और थर्ड तो कॉमन है तो हम पढ़ते ही नहीं। फोर्थ और सेकंड में देख लेते हैं कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है। अगर मैं फोर्थ उठाऊं, कंपेयर लोन लाइबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर टू द बैलेंसेस इन द प्रीवियस ईयर। गाइस, ये हमने फर्स्ट टाइम फाइनेंस उठाया है, ये हमने फर्स्ट टाइम फाइनेंस उठाया है। एक्सक्यूज मी, ये पिछले साल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये पिछले साल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आप पिछले साल का बैलेंस कहां से लाओगे? सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज डी, द करेक्ट आंसर इज डी। आर वी गेटिंग इट? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, आपके पूरे दिमाग खुले हुए हैं, आपके पूरे दिमाग खुले हुए हैं। लिटरली, लिटरली दिमाग खोल के एमसीक्यूज करने पड़ेंगे। ओके, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा। आई विल बी वेरी 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 ऑनेस्ट। ओके, now let's start with question number 3, which is going to be the last question for our paper pre-December mock. Okay, now, let's come to third question. It is 1st July. You are the audit manager in Titanus Company, responsible for the audit of Ether Drills Company for the year ended this. The financial statements show the profit of this. क्यों दिया हुआ है ये? मटीरियलिटी निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए। ओके, तो हमारा ऑडिट कंप्लीशन के बहुत पास है और कुछ कुछ मैटर्स हमने हाईलाइट करे हैं फॉर योर अटेंशन। तो बेसिकली यहां से हमें सिर्फ दो चीजें हाईलाइट करनी थी, क्या? ईयर एंड और पीबीआईटी, ईयर एंड और पीबीआईटी। ओके, द मैटर्स हैव बीन डिस्कस्ड with management who have confirmed that these will not be adjusted in financial statement। तो हमने जब मैटर्स डिस्कस करे, मैनेजमेंट ने साफ बोल दिया कि ये चीजें एडजस्ट नहीं होंगी, ये चीजें एडजस्ट नहीं होंगी। फाइन। Okay, in February, that is before the year end, a major customer went into administration. Okay, there were the balance of 2.5 million uh, owed to the Ether from this customer at 31st March, which is still included in trade receivable। So एक बंदा बैंकरप्ट हो चुका है जो रिकवर नहीं होने वाला, जो रिकवर नहीं होने वाला, एंड इट शुड बी रिटर्न एज बैड डेट्स। बट क्या हुआ, ये अभी भी ट्रेड रिसीवेबल है, तो ऑब्वियसली आपका बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा। ओके, a court case began in January invoicing an ex-employee who is suing Ether for an unfair dismissal। Lawyers estimate कि damage इतना probable है, it is not possible but probable। Okay, the financial statements include a note describing a court case quantifying the potential damage and no adjustment has been made। Excuse me guys, probable है चीजें and it is a result of the present obligation
आपने नोट क्यों दिया हुआ है? आपको प्रोविजन बनाना चाहिए था। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। यू शुड हैव मेड अ प्रोविजन हियर, you should have made a provision here, but you have not done any adjustment. You have not done any adjustment, which is wrong, which is wrong. फिर S has produced the draft audit report for your review. तो एक ऑडिट रिपोर्ट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक बार इसे पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट, टाइटल ठीक है। टू द डायरेक्टर्स, एक्सक्यूज मी, एड्रेस ही तो शेयर होल्डर्स होते हैं मेरी रिपोर्ट में। ये कौन सी रिपोर्ट चल रही है भैया? ओके, बेसिस फॉर ओपिनियन एंड डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, एक्सक्यूज मी, बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ और ओपिनियन पैराग्राफ सेम कैसे हो गया? ये कौन सी रिपोर्ट है? इट शोज कि जिसने भी ये रिपोर्ट बनाई है काफी नालायक है। वी हैव परफॉर्म्ड आवर ऑडिट बेस्ड ऑन मटीरियलिटी लेवल। ऑडिट रिपोर्ट में मटेरियलिटी लेवल कब से होने लग गई? ये तो मैंने क्लास में भी खोल के दिखाई थी रिपोर्ट कि कभी मटेरियलिटी नहीं डालते, ठीक है, और वो भी बेसिस के पैराग्राफ में ना। बहुत ही गलत। आर ऑडिट प्रोसीजर्स हैव प्रूवन कंक्लूसिवली, कंक्लूसिवली प्रूव कर रहे हो, एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहे हो, एक्सक्यूज मी। ये तो मैंने चैप्टर 1 में बताया था कि चीजें एब्सोल्यूट तरीके से प्रूव नहीं होती, किसी तरीके से होती है रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस। ओके, द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ ईथर ड्रिल्स, ओके, कुरोफ्यून खान। एक मिनट, ये नाम कब से? ये नेमिंग गेम थोड़ी ना खेलने आए हम यहाँ पे कि इस गलती के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, इस गलती के लिए सेल्स मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है रुचि गोयल, इसके लिए शिवम गुप्ता, इसके लिए ये हम नेमिंग गेम खेलने आए क्या अपने रिपोर्ट में? नो, वी नेवर प्ले दिस नेमिंग गेम। दिस इज वेरी 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 अनप्रोफेशनल। नो, इट इज नेवर एवर डन लाइक दिस। Refuse to make an adjustment to write off significant trade receivable. In our opinion, financial statements are misstated and we therefore express a disclaimer of opinion. एक मिनट, डिस्क्लेमर कब देते हैं? जब हमारे लैक ऑफ एविडेंस होता है विच इज परवेसिव एंड विच इज मटेरियल। बट मटेरियल में स्टेटमेंट और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन काफी गलत, काफी गलत। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे लैक ऑफ एविडेंस विच इज परवेसिव एंड मिसस्टेटेड, तो हम यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं। बट अगर चीजें मटेरियली मिसस्टेटेड है, नो, यू कैन नॉट गिव अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। EOMP पैराग्राफ भी ऐड करा गया है। इट इज फेसिंग अ लीगल क्लेम फॉर अमाउंट 15,000। तो गाइज, मटीरियलिटी सेट करिए, इतनी चीजें बता रहे हैं ये, तो डोंट यू थिंक इट इज एन इमटेरियल मैटर? और EOMP पैराग्राफ में कभी इमटेरियल चीजें नहीं आती, क्या आती है? विच इज मटेरियल, जो हमारे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट, इन आर ओपिनियन दिस अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोविजन बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक मिनट, EOMP में वो चीजें आती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अच्छे से डिस्क्लोज्ड है। क्या है? अच्छे से डिस्क्लोज्ड है। तो पूरी रिपोर्ट काफी गलत बनाई गई है, काफी अनएक्सपीरियंस्ड बंदे ने बनाई है। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रथा। द बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ एंड द बेसिस ऑफ ओपिनियन एंड ओपिनियन पैराग्राफ शुड नॉट बी कंबाइंड। बिल्कुल सही बात है, अलग अलग होनी चाहिए थी। बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ शुड बी प्लेस्ड बिफोर द ओपिनियन पैराग्राफ। अच्छा जी, गाइस, इफ यू आर माई लाइव स्टूडेंट, मैंने आपको रिलायंस कंपनी की रिपोर्ट दिखाई थी और यूनिलीवर की दिखाई थी क्लास में। क्या आपको याद है? पहले ओपिनियन पैराग्राफ आता है और फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन आता है। तो ये तो बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। पहले ओपिनियन पैराग्राफ आता है फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ आता है। द टाइटल एंड एड्रेसी आर इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ड्राफ्ट रिपोर्ट आर करेक्ट। देख लेते हैं। टाइटल सही है जी, टाइटल सही है, बट ये एड्रेसी डायरेक्टर्स नहीं होते, शेयर होल्डर्स होते हैं। गुड मॉर्निंग। If an EOMP is required to be addressed in the audit report, it has to be placed before the basis of opinion paragraph. Never. It is done after the basis of opinion paragraph. Okay. Now, which of the following statements have been incorrectly included in the basis of opinion and disclaimer of opinion section? कौन सी चीजें गलत है हमारे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में? वी हैव परफॉर्म्ड अ मटेरियलिटी, मटेरियलिटी कभी नहीं आती है।
तो ये एलिमिनेट हो गया। आर ऑडिट प्रोसीजर हैव प्रूवन कंक्लूसिवली, वी गिव अ रीजनेबल अश्योरेंस, वी डू नॉट गिव अ एब्सोल्यूट अश्योरेंस। तो ये गलत हो गया। द फिनेंस डायरेक्टर, यू आर नेमिंग द पर्सन विच इज अनप्रोफेशनल। सो तीनों की तीनों चीजें गलत है, जिसकी वजह से आंसर डी है, जिसकी वजह से आंसर डी है। ठीक है। Question number three. Which of the following options correctly names the audit opinion regarding the receivable balance? Guys, ये receivable balance material है but pervasive नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले it is materially misstated. It is not due to lack of evidence. Adverse दे नहीं सकते because it is not pervasive. Right? अब आती है कंफ्यूजन इन दो में, बी और सी में। अदर मैटर पैराग्राफ कब यूज किया जाता है? जब चीजें आपको अपने यूजर को बतानी हो विच आर नॉट देयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज एडिशनल कम्युनिकेशन, दैट इज एडिशनल कम्युनिकेशन। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मिस स्टेटमेंट्स के बारे में नहीं बताते हो एमपी में, राइट? सो वो यहाँ पे नहीं आती। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली ओएमपी पैराग्राफ में ऐसे आता है कि पिछले साल हमने ऑडिट नहीं करा था, वी वर नॉट द ऑडिटर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी। ओके, सो दैट इज एन एडिशनल कम्युनिकेशन, दैट इज द एडिशनल कम्युनिकेशन जो ऑडिटर को करनी है बियॉन्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बियॉन्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ द यूज ऑफ ईओएमपी इन द रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट केस इज नॉट अप्रोप्रिएट। सही बात है मैम, बहुत ही गलत बात है कि आपने ईओएमपी यूज किया। क्यों? देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स व्हाई ईओएमपी शुड नॉट बी यूज्ड? सबसे पहले, कोर्ट केस एंड पोटेंशियल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आर नॉट मटेरियल। सही बात है। चीजें 15,000 की थी और मटेरियलिटी सेट करके बैठे हो 0.8 पे। यस, दिस इज करेक्ट। मैटर इज नॉट फंडामेंटल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। दिस इज इमटेरियल मैटर, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर्स। सॉरी, अब बचा ए और डी में कंफ्यूजन। द ऑडिटर हैज रीच्ड अ कंक्लूजन दैट द कोर्ट केस has not been accounted for correctly and the matter has been discussed, who have confirmed that this will not be adjusted. तो yes, अगर चीजें सही से अकाउंट फॉर नहीं हुई है तो वो ईओएमपी पैराग्राफ में नहीं आती। ईओएमपी पैराग्राफ इज यूज्ड टू हाईलाइट दोज मैटर्स which are correctly disclosed in the financial statements. Now coming on to the last question, an audit assistant in the team wants to have a better understanding of the effect of subsequent event they have on the audit and has made the following statement. तुम्हें बतानी है subsequent event को लेके कौन सी statement सही है, कौन सी statement सही है। All material subsequent event require the numbers in the financial statements to be adjusted. एक मिनट, what about non-adjusting? What about non-adjusting? हम उसे एडजस्ट तो नहीं करते, उसे हम सिर्फ क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? डिस्क्लोज करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है, तो आंसर ये तो नहीं हो सकते। 3 और 4 दोनों में कॉमन है। अब सिर्फ 2 पढ़ेंगे टू डिसाइड क्या वो स्टेटमेंट ठीक है या नहीं। ओके, और हमारा आंसर आ जाएगा इवन विदाउट रीडिंग दीज 2 स्टेटमेंट। A non-existing event is a subsequent event for which no amendments to the current year financial statements are required. Excuse me, disclosures. Disclosures are required. So this is a false statement. The correct answer is D. The correct answer is D. So guys, एक बात कहना चाहूंगी in the end of this particular lecture. अगर आपने 30 मिनट्स लिए हैं इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, इस पर्टिकुलर 3 क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए, प्लीज जस्ट रीड योर आंसर्स। ओके, टेक 40 मिनट्स टू अटेंड सेक्शन ए। ट्राई टू गेट 24 minimum in your paper. Okay, so that's it for this particular video. I hope सबको समझ में आए होंगे तीनों क्वेश्चन, and I will be meeting you at 7 p.m. now for section B discussion. Bye bye, take care, all the best.